हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी पीएचडी के लिए स्पेशल कंटेंट। और जो कंटेंट है वो काफ़ी लाभदायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भी आप उत्तर प्रदेश में पीएचडी का एग्ज़ाम लिखेंगे तो जो यूपी पीएचडी में इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ, और जो हॉट टॉपिक हैं इन्हें हॉट टॉपिक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पे पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन जो लगातार मैं देख रहा हूँ जहाँ से पूछा जा रहा है वो है हमारे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चंस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे 3 सिस्टम्स हैं और 2 सिस्टमों में आपस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हैं। तो बाकी के भी जो सिस्टम्स है पूरे के पूरा 3 सब सिस्टम वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऐसे हम लेकर चलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारे 3 सब सिस्टम है ए बी सी, और ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका टेम्परेचर आपस में समान है। तो अगर इनके दोनों के आपस में टेम्परेचर ए और बी के समान है, बी और सी सब सिस्टम में इसका टेम्परेचर T3 है। तो अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है मीन्स T1 T2 के इक्वल है, बी और सी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है T2 T3 के इक्वल है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमारा जीरोथ लॉ कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो इस तरीका से इसे जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जीरोथ लॉ के अलावा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। ये पूछ लेता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके ऊपर बेस है, तो आंसर मार्क करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि DQ जो होता है जब अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दी जाती है तो 2 जगह खर्च होती है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और इंटरनल एनर्जी को हम शो कर रहे हैं DU से, और एक्सटर्नल वर्क करने में। तो DQ की वैल्यू DU प्लस DW है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। एक तो इसी एक्सप्रेशन को कह देता है कि ये एक्सप्रेशन कौन सा लॉ कहलाता है, तो ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। उसके अलावा इसके अंदर ये भी याद रखें कि जो हमारा DQ हीट है और DW ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होते हैं दोनों पाथ डिपेंडेंट, और DV जो होता है इंटरनल एनर्जी वो होती है पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट। जो पाथ पर निर्भर करते हों वो पैरामीटर्स हमारे पाथ डिपेंडेंट कहलाते हैं DQ DW। और लेकिन DQ माइनस DW जो होता है यहाँ पे देखें, DQ माइनस DW की जो वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे वो हमारी DU आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारी DQ माइनस DW ये हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है इंटरनल एनर्जी सतह, ये याद रखें। उसके अलावा जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर, लाइक एंट्रोपी, ये सभी जो पैरामीटर्स हैं वो सब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर लेवल पे। तो ये हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मैं देखता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। फिर हमारा बैठता है इसमें ये हमारा जीरोथ लॉ था, ये फर्स्ट लॉ हो गया। फिर सेकंड लॉ है, कई बार सेकंड लॉ का सीधा स्टेटमेंट पूछता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कहते हैं कि अगर हमारा किसी सिस्टम को हीट दें DQ और टेम्परेचर T पर दें तो एंट्रोपी में बदलाव DS होगा, और DS चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू DQ/T होगी। तो ये हमारा DQ बराबर TDS वो कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अगर हमारी प्रोसेस एडियाबैटिक है, DQ की वैल्यू 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फिर पूछता है इसमें बताएं कौन सी प्रोसेस होगी। तो अगर DQ 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो T तो 0 होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता। DS की वैल्यू 0 होगी, तो DS की वैल्यू 0 होने का मतलब होगा चेंज इन एंट्रोपी 0 है, और चेंज इन 0 का मतलब है S जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट जब ऐसे रहता है एंट्रोपी तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या किस फॉर्म में पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। पूछता है कि जो हमारा जब किसी सिस्टम के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। तो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होती है जब एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो ये क्वेश्चंस भी लगातार पूछा जाता है। DQ बराबर TDS की फॉर्म पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है। इसी में क्वेश्चंस में DS बराबर DQ/T पे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बेस पूछा जाता है रेगुलर टेबल पे। DQ की जो वैल्यू होती है जब हमारा अगर हम आइस के केस में लें
तो आइस अगर मेल्ट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर पर बदलती है, तो वहाँ पर टी क्यू की जो वैल्यू होती है m/L, m मास होगा आइस का, L लेटेंट हीट होगी अपॉन T। इस पर क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। जैसे वो कहता है मास की जो वैल्यू है वो दे देता है 10 ग्राम, लेटेंट हीट की वैल्यू याद रखें 80 कैलोरी होगी पर ग्राम, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो 273। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर ds की वैल्यू को सिंपली हम लिख दें, m की जगह पर 10 रख दें, यहाँ पे 80 कैलोरी रख दें अपॉन 273। यहाँ पे मास की वैल्यू को बदलता रहता है, कई बार 10 की जगह 20 ग्राम दे देगा, कई बार इसी पे बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर में बदलता है। तो अगर वहाँ पे ये स्थिति हो रही है, ये तो लगेगा जब कन्वर्जन हो रहा है आइस से वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब लगाएंगे इस फॉर्मूले को। और अगर हमारा वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर बदलता है तो वाटर टू वेपर में तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना लेंगे। 100 डिग्री की जगह पे ds जो आ जाएगा वो आ जाएगा m/L अपॉन T, और m की जो वैल्यू है वो जो मास दे रखा होगा वाटर का वो ले लेंगे, लेटेंट हीट की जगह पर 540 कैलोरी पर ग्राम ले लेंगे। T अब हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो T की जगह 373 ले लेंगे, 273 प्लस 100। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर देखे जाते हैं, जो यहाँ से ये मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, लगातार क्वेश्चंस इस पर देखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है हर बार। तो ये एक हॉट टॉपिक में मैंने स्थान दिया है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो लगातार रेगुलर इंटरवल पर पूछे जा रहे हैं, उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फॉर्मूलों को रिवाइज करते रखें, इस पर बेस क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, उन इस क्वेश्चनों को सबको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो सीरीज है इसमें हम देखेंगे लगातार क्वेश्चंस, जैसे ही आप जाएंगे पीजीटी के एग्जाम में तो लाइन लग के क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे, तो आपको लाभ होगा, खासतौर से जिन लोगों को पीजीटी का एग्जाम देना है। वैसे भी फंडामेंटल फिजिक्स के लिए जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको लाभ मिलेगा निश्चित तौर से सभी कंडीशन में। एक हमारा 0 लॉ हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एक हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसको भी याद रखें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें याद रखें कि जब हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है और 0 केल्विन की तरफ को अप्रोच करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ को अप्रोच करता है तो एंट्रोपी भी हमारी S 0 की तरफ को चलती है, जबकि 0 केल्विन की तरफ को अप्रोच करता है। तो when the temperature of a system tends to be 0 Kelvin, then the entropy of the system tends to be 0. This is said to be third law of thermodynamics. तो ये जो हमारे 4 लॉ थे, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये हमारे एक ना एक क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस जो है जरूर पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस थे ये सभी। उसके अलावा मैंने 4 लॉ भी इसमें डिस्कस कर दिए हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जो टेम्परेचर को डिफाइन करता है वो 0th लॉ डिफाइन करता है। एनर्जी कंजर्वेशन पे जो हमारा है वो फर्स्ट लॉ है। किसी प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज को होना या ना होना जो बताता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। और एंट्रोपी के ऊपर जो लॉ है जो कहता है कि टेम्परेचर जब 0 केल्विन की तरफ को अप्रोच करता है तो एंट्रोपी 0 की तरफ जाती है, वो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। उसके अलावा कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, सब ये इंपॉर्टेंट ही चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में याद रखें कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होते क्या हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ और इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में एक फिनोमेना होता है विस्कोसिटी, एक फिनोमेना होता है विस्कोसिटी के अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और एक हमारा होता है डिफ्यूजन। तो इन पर क्वेश्चन बेस आता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी होती है, और विस्कोसिटी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ये याद रखें, टी ऑफ मोमेंटम, टी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, और ये डिफ्यूजन के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। जैसे पूछता है कि डिफ्यूजन फिनोमेना में जो होता है ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन के क्षेत्र में होते हैं, कहीं पे लो कंसंट्रेशन होती है, तो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो में, जिससे इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमारी कहीं पे हीट कंटेंट एनर्जी किसी सब सिस्टम के अंदर
कहीं ज़्यादा होती है, दूसरी जगह सब सिस्टम में कम होती है, पूरे सिस्टम के दो पार्ट हैं। तो हीट एनर्जी उधर से मॉलिक्यूल फ्लो कर आते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा है, और कंटेंट को उधर की तरफ जहाँ पे हीट एनर्जी कम है, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। विस्कोसिटी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है। अगर कहीं पे दो लेयर हैं और वो लेयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे जाते हैं, पर बेस क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है 1/3 mn/c लैम्डा, जहाँ ए ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, m मास ऑफ मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, c एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू √8 kT/πm होती है, और लैम्डा की वैल्यू 1/√2 πd² है, जो मैंने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। c बार यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू होती है √8 kT/πm, और लैम्डा जो होता है मीन फ्री पाथ होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है 1/√2 πd²n। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशंस। ईटा के अलावा हमारा के होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें सी भी और आ जाता है 1/3 mn/c/cv × लैम्डा, ये भी फॉर्मूला याद रखें। और कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन डी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 λc/। तो ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे k/ईटा की जो वैल्यू होती है वो सी भी होती है। k यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है, सी बार एवरेज वेलोसिटी है, सी भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और लैम्डा मीन फ्री पाथ है। तो ये इस पर बेस क्वेश्चंस, इन फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है वो T⁵ पे निर्भर करता है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इस पर क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाएं और अच्छे से इसे पढ़ते जाएं। मैंने मेन जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो इसमें डिस्कस कर दिए हैं, और जो मेजर है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास जैसे पूछता है तो वहाँ डिफ्यूजन लगाएं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम है तो विस्कोसिटी लगाएं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लगाएं। और इन एक्सप्रेशंस को भी याद रखें, इन पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी जरूर कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस मिल रहा है लगातार, 2-3 क्वेश्चंस में देख रहा हूँ पीछे जो इन पोर्शनों से पूछे गए हैं, लगातार आते ही आते हैं। तो कुछ पोर्शन तो इसके ऐसे हैं कंपटीशंस की दुनिया में जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो हॉट टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चंस लगातार कार्नोट इंजन पर आता है, और लगातार क्वेश्चंस देखा जा रहा है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कार्नोट इंजन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ। दुनिया का जो सबसे एफिशिएंट इंजन है जो आज तक बना है वो कार्नोट हीट इंजन है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्नोट इंजन में याद रखें 4 साइकिल होती हैं, 2 साइकिल जो होती हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं और 2 आइसोथर्मल होती हैं। एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, 4 साइकिल होती हैं, ये याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर एस और टी में तरफ पूछता है तो एस की डायग्राम पे क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। एस एंट्रोपी और टी डायग्राम है, तो इस टाइप का जो डायग्राम इसका बन के आता है इस तरीका का, ये इस शेप में। तो ये हमारी प्रोसेस है जो शेप आती है एस और टी डायग्राम की। एस एंट्रोपी है, टी जो है वो टेम्परेचर है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उसके अंदर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं, तो वहाँ एस कांस्टेंट रहता है। जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है वहाँ पे एस कांस्टेंट होगा, या आइसोथर्मल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ टी कांस्टेंट होगा, यहाँ टी कांस्टेंट होगा, यहाँ एस कांस्टेंट होगा, यहाँ एस कांस्टेंट होगा। तो इस तरीका की शेप भी पूछी गई है, शेप भी पूछ लेता है कि कार्बन साइकिल की एस टी शेप कैसी होती है, तो ये बता दें। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके अंदर सोर्स होता है, और सोर्स के साथ साथ ये मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पे पूछा ही जाता है तो हमारा कार्नोट हीट इंजन है। कोई भी पीएचडी का ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें कार्नोट हीट इंजन पे क्वेश्चन नहीं होता। तो याद रखें कि कार्नोट हीट इंजन को बहुत अच्छे से कर लें, उस पर जितने बेस न्यूमेरिकल से उन्हें कर लें, पीछे के जो पेपर से उन्हें सॉल्व कर लें, तो आपको क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो सोर्स अमाउंट ऑफ हीट Q1 रख रहा है, टेम्परेचर T1 पे है, ये सिस्टम से ये वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे वर्क होता है, और वर्क जो होता है वो W होता है, और इसमें से Q1 में से W वर्क हो गया, Q2 जो है हीट वो सिंक को दे दी जाती है, जो कि सिंक टेम्परेचर T2 पे है। ये सिंक है
ये यहाँ यूजफुल वर्क है। तो यूजफुल वर्क जो होगा W, उसकी वैल्यू सिंपली जो होगी वो Q1 माइनस Q2 होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो हीट है Q1 वो दो जगह खर्च हो जाएगी यूजफुल वर्क में, और बाकी की हीट सिंक को चली जाएगी। तो W हमारा आ जाएगा Q1 माइनस Q2, और Q1 की वैल्यू को हम सिंपली लिख सकते हैं W प्लस Q2। उसके बाद एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है E एफिशिएंसी, वो W जो जितना वर्क हुआ अपॉन जितनी हीट इनपुट से हमें मिली, तो W अपॉन Q1 होगा। W की जगह पर हम रख देंगे Q1 माइनस Q2 और इसको डिवाइड कर देंगे Q1 से, तो ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो कई बार तो क्वेश्चन में क्या हम देखते हैं Q1 Q2 देता है, एफिशिएंसी पूछ लेता है। तो Q2 की वैल्यू अगर जीरो यहाँ पे हो, जीरो मतलब कोई भी सिंक को अमाउंट ऑफ हीट ना दी जाए तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बनता जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में बदल दे, तो एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखें तो Q1 हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और Q2 की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें। इसके अंदर ये भी ध्यान रखें कि Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू है वो हमारी होती है T1 अपॉन T2। T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय द सोर्स है, Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव है वो बाय सिंक है वो है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन से सिंपली आ जाता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। लगातार क्वेश्चंस इस फॉर्मूले को बेस मैंने देखा है, बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। T1 T2 देता है, एफिशिएंसी पूछ लेता है। तो क्या करें, एक चीज़ जो वहाँ पर ध्यान रखना है, टेम्परेचर सोर्स और सिंक का जो देता है वो जनरली केल्विन में नहीं देता। उस टेम्परेचर को जो देता है एग्जामिनर सदा वो देता है सेंटीग्रेड में। तो सदा जब सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो तो सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में बदलें। तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से ऐड करें। यहाँ से ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है कि जब भी हम T2 और T1 को लेना है वो हमें केल्विन में लेना है। तो केल्विन में बदलने के लिए सेंटीग्रेड को उसमें 273 ऐड कर देते हैं, और 273 ऐड करने के बाद में T2 और T1 की वैल्यू लेके एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि बताता है कि T2 और T1 टेम्परेचर इस तरह के ऊपर जो है इतनी एफिशिएंसी है, और फिर दूसरी इक्वेशन बनवा देता है कि अगर जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है या सिंक का टेम्परेचर वो घटा दिया जाता है, इतना कर दिया जाता है, तो एफिशिएंसी इतनी हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें उससे पता कराता, तो इक्वेशन बना लें और उन्हें सॉल्व कर दें। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आएगा। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स अगर पूरी इस बुक का है तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो कार्नोट इंजन से और न्यू फॉर्मूलों पर पूछे जाते हैं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन करके जाएँ, ये इससे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन जो कन्फर्म है लगातार पीटी के लिए, तो मैं कहूँगा एक क्वेश्चन लगातार कंफर्म रहता है कार्नोट हीट इंजन का, जो कि मैंने सदा देखा है। आज तक पीटी के कोई एग्जाम में ऐसा नहीं गया जिसमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया। इवन जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम होते हैं और फिजिक्स के जो एग्जाम होते हैं नेट गेट के, बार्क के, जैसे के, इनमें भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैं देखता हूँ क्वेश्चंस की रेगुलर इंटरवल, रेगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मैं 3-4 चीज़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। स्टीफन्स लॉ दूसरा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस मिलता है। तो स्टीफन्स लॉ को अच्छे से तैयार करके जाए। एक बॉडी है, इसको स्फेरिकल शेप मान लें, रेडियस r की है, इसका टेम्परेचर T है। तो इसके द्वारा एनर्जी जो रेडिएटेड होगी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो T की पावर 4 पर डिपेंड करती है। एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो एनर्जी जो आएगी वो यहाँ से आ जाएगी T की पावर 4। क्वेश्चंस इस पर बेस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं बेस। कई बार क्या करता है, इसकी जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है उसकी रेडियस चेंज कर देता है, r को 2r कर देता है, टेम्परेचर को T को T/2 कर देता है, या रेडियस को r से r/2 कर देगा, टेम्परेचर को 2T कर देगा। फिर पूछेगा कि शुरू में पावर इतनी रेडिएटेड थी, बाद में कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। एरिया को अगर स्फेरिकल बॉडी है तो याद रखें 4πr² एरिया होता है। तो एरिया जब 4πr² होगा स्फेरिकल बॉडी का, तो ये एक्सप्रेशन सिंपली जो हमारा r² T की पावर 4 पर डिपेंड होगा। तो टेम्परेचर सपोज क्या कहता है, जैसे कहता है T की वैल्यू को 2T कर दिया जाता है, R की वैल्यू को r/2 कर दिया जाता है। तो बताएं पावर रेडिएटेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पावर रेडिएटेड में एनर्जी पर यूनिट टाइम भी पावर होती है। तो
एरिया और टी की पावर 4 पे करेगा, डिपेंडेंसी आर स्क्वायर टी 4 पे करेगा। तो फैक्टर में देखेंगे तो यहाँ से ये आर स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा आर बाई 2 होते, और यहाँ से 2 टी की पावर 4 होगा तो ये हमारा 16 टी की पावर 4 बन जाएगा यहाँ से। तो डिपेंडेंसी के तौर पर देखेंगे तो ये 4 गुनी जो है पहले के मुकाबले 40 टाइम्स एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सोलर फैक्टर आ रहा है, यहाँ से 1/4 फैक्टर आ रहा है रेडियस की वजह से। तो यहाँ से ऐसे चेंज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर को और रेडियस को चेंज करता है और पूछता है कि शुरू में पावर इतनी है, बाद में कितनी होगी, ये पूछता है। या इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर देखे गए हैं कि जैसे कहेगा कि ये हमारा कोई बॉडी है, उसकी ये स्फेरिकल रेडियस आर है, टेम्परेचर टी है। दूसरी बॉडी है, उसकी रेडियस 2r है और टेम्परेचर उसका 2t है। तो बताएं एनर्जी रेडिएटेड किससे, इससे अगर सपोज किया E हो रही है, इससे पूछता है कितनी होगी। तो यहाँ से देख लें कि एनर्जी आर स्क्वायर टी 4 पर डिपेंड कर रही है। अब रेडियस अगर यहाँ 2 ट्वाइस हो गई है तो 4 टाइम्स फैक्टर तो इसकी वजह से आ जाएगा, 2r की वजह से। 2r का स्क्वायर लेंगे तो 4r स्क्वायर बन जाएगा, और t को 2t कर देंगे तो ये हमारा 16 टाइम्स ही आ जाएगा। तो यहाँ से 64 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर बेस क्वेश्चन आ रहा है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इस पर क्वेश्चन समझाने की। जो आजकल आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार हॉट टॉपिक्स बना हुआ है ये टॉपिक भी। अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन अगर हमसे 2 क्वेश्चन छांटे जाएँ कहाँ से जरूर आने हैं, तो उनमें एक स्टीफन्स लॉ रहता है और एक एंट्रोपी रहती है। ये 2 क्वेश्चंस तो लगातार पूछे ही जाते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो चेंज भी नहीं होते, लगातार इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर टेम्परेचर टी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी पूछ लिया जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पर क्वेश्चंस मैंने देखा है लगातार पूछा जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में ये हमारा कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर टी है और टेम्परेचर सराउंडिंग का टी नॉट है। तो एनर्जी जो होगी रेडिएटेड वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इसके प्रोपोर्शनल होगी। जहाँ टी टेम्परेचर होगा ब्लैक बॉडी का, बॉडी जो गर्म की जा रही है, और टी नॉट होगा सराउंडिंग टेम्परेचर। तो एनर्जी रेडिएटेड जो होगी वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 पर डिपेंड करती है। उसके साथ एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ क्या किस तरीका का आता है। इसमें क्या करता है कि बताता है कि जैसे उसने कहा कि बॉडी है, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर फॉल करके 60 डिग्री जो टेम्परेचर है वो 5 मिनट में हो जाता है। इस तरीका से बना देता है। तो 60 से डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम देगा, जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट की वैल्यू 30 डिग्री है। इस तरीका से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इस पर बेस वैल्यू बदल सकता है यहाँ पे, लेकिन पैटर्न सबका सेम रहेगा। तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस है, θ1 शुरू में टेम्परेचर ले लें, बाद में बॉडी का टेम्परेचर θ2 हो जाता है, टाइम t में हो जाता है, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन टी ये रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगी। इसका टू जो होगी वो k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, दोनों टेम्परेचरों का ये θ1 ले लें शुरू में, इसको θ2 ले लें, और ये θ0 इसमें दे रखा है सराउंडिंग टेम्परेचर, माइनस θ0 कर दें। और फिर इस फॉर्मूले को याद रखें, इस पर एक अप्लाई क्वेश्चन मैंने दे रखा है, उसको ले लें। θ1 की वैल्यू को यहाँ से 80 लें, 80 माइनस 60 अपॉन 5 इक्वल टू k, और यहाँ पे 80 प्लस 60/2 माइनस 30। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें और दूसरे वाले डाटा में उस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और t निकाल लें। θ1 को बाद में 60 और θ2 को 40 ले लें। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर इसका बताएं कि इसका कितना आंसर आता है। तो इस पर भी इस क्वेश्चन में देखता हूँ न्यूटन्स कूलिंग रेट पे लॉ ऑफ कूलिंग, और लगातार क्वेश्चंस यहाँ से देखा जाता है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस इस पर पूछा जा रहा है। उसके अलावा 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर भी मैं देखता हूँ कि लगातार क्वेश्चंस आता है। जैसे हमारे टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, और इन्वर्जन टेम्परेचर के अलावा बॉडी टेम्परेचर। तो मैं थोड़े एक्सप्रेशंस उसके बता रहा हूँ। वेरियस टेम्परेचर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेम्परेचर पे क्वेश्चंस में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देख लें। टेम्परेचर में एक है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर आता है बॉयल्स, ये तुम्हारा जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें पूछा जाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर आता है टीबी की वैल्यू होती है A/RB। A और B यहाँ वान डेर वाल्स कांस्टेंट हैं,
और TC जो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी वैल्यू होती है 8A/27 ये 3 टेम्परेचर हैं, TI, TB और TC। इनकी रेशो पूछ लेता है, जैसे कई बार हवाई टेम्परेचर देगा और TC हमसे पूछ लेगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो TC की वैल्यू यहाँ से देखें तो आ जाएगी हमारी 8/27 और TB है बॉडी टेम्परेचर। तो ये TI क्या है, इमर्जेंट टेम्परेचर में याद रखें कि जब कोई गैस हाई प्रेशर से पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ले जाई जाती है तो उसका जो उसके अंदर देखा जाता है या हीटिंग और कूलिंग होती है, और ये हीटिंग और कूलिंग जो है वो इन्वर्जेंट टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर इन्वर्जेंट टेम्परेचर से कम है तो कूलिंग होती है, और टेम्परेचर इन्वर्जेंट टेम्परेचर के बराबर है तो ना हीटिंग होती है ना कूलिंग होती है, और अगर टेम्परेचर इन्वर्जेंट से ज़्यादा है तो हीटिंग दिखाती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं और बाकी की गैसें जो है कूलिंग दिखाती हैं इन जनरल। लेकिन अगर इन्वर्जेंट टेम्परेचर से नीचे ले जाई जाए हाइड्रोजन और हीलियम भी और उन पर जूल थॉमसन देखा जाए तो वो भी हमारी कूलिंग शो करती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं जो इस पर मैं चीज़ें बता रहा था। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट पे। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें ये भी याद रखें कि जो P है उसका P का जनरल एक्सप्रेशन होता है P = 1/3 mn(V²/V). ये आइडियल गैस इक्वेशंस है। यहाँ से हम PV = NkT या μRT ये लिख सकते हैं। म्यू मोल की संख्या है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यहीं से हमारे ये तीनों लॉ आ जाते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो PV कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल्स का लॉ। और अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है V प्रोपोर्शनल टू T होता है, उसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और अगर V कांस्टेंट है P प्रोपोर्शनल टू T है तो रेगुलर्स लॉ होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वान डेर वाल इक्वेशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। P + A/V², V - V = RT। ये वान डेर वाल इक्वेशंस है, ये वान डेर वाल्स की करेक्शन है A/V² और V। और अगर म्यू मोल के लिए पूछता है, वान डेर वाल इक्वेशन पूछी गई है कंडीशंस में P + A/V²/V², V - μV = μRT। ये म्यू मोल के लिए है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखा जाता है, पूछा जाता है। dP/dV को जब हम 0 कर देते हैं और d2P/dV² को 0 कर देते हैं तो यहाँ से क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम के एक्सप्रेशन आते हैं, जहाँ VC की वैल्यू 3B, PC की वैल्यू A/27B², TC की वैल्यू 80/27B और RTC/PC VC आता है 8/3। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे पूछ लेता है RTC/PC VC की वैल्यू कितनी होती है, तो उसका आंसर मार्क रखें 8/3। तो यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चंस आप तैयार रखेंगे वान डेर वाल से और आइडियल गैस इक्वेशन से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से PGT वाले स्टूडेंटों के निश्चित लिए लाभ देगी और आपको आइडिया भी मिलेगा कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।